अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 13 दिसंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे सख्त और सबसे बेचैन कर देने वाली खबरों के साथ। नाज़रीन, आज समंदर से सियासत तक आग लगी है। कहीं ईरान टैंकर जब्त कर रहा है, कहीं रूस मिसाइलों से पैगाम दे रहा है, कहीं अमेरिका जंग की तैयारी में जेट्स उतार रहा है, तो कहीं गजा बारिश में डूबकर भी जिंदा रहने की एक जंग लड़ रहा है। आज बात होगी ताकत, दबाव, जुल्म, मजलूम और उस सियासत की जो इंसानियत से ऊपर अपने मफाद रखती है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, ओमान की खाड़ी में ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। ईरानी फोर्सेस ने एक विदेशी झंडा लगे ऑयल टैंकर को जब्त किया है, जिसमें करीब 60 लाख लीटर स्मगल किया हुआ डीजल मौजूद था। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक ये टैंकर गैरकानूनी तौर पर ईंधन ले जा रहा था। हालांकि अब तक ना तो टैंकर का नाम बताया गया है और ना ही उसकी नेशनलिटी का खुलासा किया गया है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि फ्यूल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। ओमान की खाड़ी में बढ़ती निगरानी इलाके की सिक्योरिटी के लिहाज से अहम मानी जा रही है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, तुर्की कार्गो शिप पर मिसाइल हमला। दोस्तों, तुर्की के जहाज पर बड़ा हमला हुआ है। रूस की तरफ से तुर्की को लेकर पहली सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के बंदरगाह ओडेसा में तुर्की का कार्गो शिप सैंक रोरो, जिस पर अक्सा के इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लदे थे, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ब्लैक सी में रूसी जहाजों को निशाना बनाने की इजाजत के बाद हुई है। संदेश साफ बताया जा रहा है, जो रूस को नुकसान पहुंचाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि इस मामले पर अभी आधिकारिक तस्दीक और तफसीली जानकारी का इंतजार है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा। F-35 लड़ाकू जेट्स पहुंचे इलाके में। नाज़रीन, कैरिबियन इलाके में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री तैनाती शुरू हो चुकी है, जो लगातार दबाव बनाने का काम कर रही है। वर्मोंट के 158 फाइटर विंग के F-35A स्टील्थ फाइटर जेट ऑपरेशन सर्दन स्पीयर के तहत कैरिबियन की तरफ रवाना हो चुके हैं। अमेरिका का यह साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन नार्को टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन साथ ही इसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। ये जेट्स लगभग 2000 पाउंड के प्रिजाइन बम ले जाने की ताकत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला के अंदर गहराई तक हमला भी कर सकते हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, गजा में तबाही, तेज बारिश ने इंसानी हालत और बदतर कर दी है। दोस्तों नाज़रीन, गजा पट्टी में हालिया सख्त मौसम ने इंसानी हालत की नाजुक सच्चाई दुनिया के सामने रखती है। तेज बारिश की वजह से हजारों डिस्प्लेसमेंट टेंट्स पानी में डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और कई खानदान पानी से भरे शेल्टर्स में फंस गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कई लोग ठंडे गंदे पानी से होकर खाना और जरूरी सामान तलाशने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, शेख सालेह बिन हुमैद का एक बड़ा पैगाम। नाज़रीन, मशहूर इस्लामी आलिम शेख सालेह बिन हुमैद ने फ़लस्तीन और अल कुदूस को लेकर एक मजबूत पैगाम दुनिया और मुसलमानों के नाम दे दिया।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलिस्तीन और अल कुदूस हमेशा मुसलमानों और अरबों के दिलों में जिंदा रहेंगे। शेख सालेह बिन हुमैद के मुताबिक फिलिस्तीन के बच्चे हिम्मत, सब्र और बहादुरी की एक जीती जागती मिसाल हैं, जिनसे दूसरी नस्लें सच्ची इंसानियत और मजलूम के साथ खड़े होने का सबक सीख सकती हैं, जो कि खुल करके ये बयान दिया गया है। वहीं आप छठी खबर देखिए, पुतिन का बड़ा बयान। न्यूक्लियर मुद्दे पर रूस ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नाज़रीन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन के साथ मुलाकात के दौरान एक अहम बयान दिया है। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि तेहरान और मास्को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लगातार और करीबी संपर्क में बना हुआ है, खासतौर पर ईरान के न्यूक्लियर फाइल को लेकर के। रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक रूस ईरान का समर्थन करता है और दोनों मुल्क संवेदनशील ग्लोबल मुद्दों पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले तेज हो चुके हैं। नाज़रीन, दक्षिण लेबनान से बड़ी खबर इस वक्त हम लोगों के सामने आ रही है। इजराइल की एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए हैं। यह अक्सर दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं, पर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। जबल रिहान और जर्मक इलाकों में के आसपास, जो लितानी नदी के उत्तर में पड़ता है, और सैदोन के बाहर अंसार गांव के करीब किए गए हैं। इजरायली फौज का दावा है कि इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह के एक ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। पर जब तस्वीरें सामने आती हैं तो मजलूम मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्गों को निशाना बनाया गया होता है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, सीसी का बड़ा झटका नेतन्याहू को। दोस्तों, मिस्र और इजराइल रिश्तों को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने पहली बार इतना दम दिखाया कि सीधा नेतन्याहू से कोई मुलाकात करने का इनकार कर दिया है। ट्रंप का दबाव था, सीसी ने साफ कहा कि नहीं होगी मुलाकात। सरकारी सूत्रों का कहना है कि मिस्र इजराइल की नीतियों से कई महीनों से नाराज है, खासतौर पर गजा और रफा बॉर्डर को लेकर के। काहिरा को खतरा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के सिनाई की तरफ धकेलना चाहता है, जिसे मिस्र ने साफ शब्दों में नामंजूर कर दिया कि फिलिस्तीन अपनी सरजमीन पर रहेंगे, कोई उन्हें निकालने की कोशिश ना करे। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, अमेरिका ने इजराइल को भारी मदद दी है। दोस्तों, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने साल 2026 के डिफेंस बजट को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत करीब $1 ट्रिलियन बताई जा रही है। यह बजट सीधे तौर पर पेंटागन की पॉलिसी तय करेगा और साथ ही साथ इस बजट में इजराइल को बड़ा सपोर्ट भी दिया गया है। आयरन डोम, डेविड शिलिंग और एरो मिसाइल सिस्टम जैसे प्रोग्राम को पूरा फंड देने का ऐलान किया गया है। अब इसे फंड देने का ऐलान क्यों किया गया है? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और उसके मीडिया और यहां बैठे कुछ लोग भौंकते रहे कि तुच्छ नहीं हुआ है। तो किस चीज की मरम्मत कराने के लिए ये सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं? ये तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं कि ईरान के हमलों में, हिजबुल्लाह के हमलों में कमर टूटी है। साथ ही यूक्रेन को $800 मिलियन, बैलिस्टिक देशों को $175 मिलियन और ताइवान को तकरीबन $1 बिलियन डिफेंस सपोर्ट दिया जाएगा। अमेरिकी फौजियों की सैलरी भी तकरीबन 3.8% की बढ़ोतरी तय करने वाली है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, बरहम सलाह बने यूएन शरणार्थी एजेंसी के नए हाई कमिश्नर। नाज़रीन, एक अहम अंतर्राष्ट्रीय फैसले में इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सलाह को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त किया गया।
यूएनएचसीआर के पद के लिए चुना गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा 11 दिसंबर को जारी खत में यह साफ तौर पर बताया गया कि 12 साल की 5 साल की मुद्दत 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी। वे इस पद पर इटली के फिलिप्पो ग्रांडी की जगह लेंगे, जो 2016 में ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। ये नियुक्ति इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि परंपरा के खिलाफ किसी बड़े डोनर मुल्क के बजाय इराक से आने वाली शख्सियत को चुना गया है, जो कि एक पैगाम भी खुल करके दे दिया गया है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।